हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टे टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परामर्श दाता। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परामर्श दाता, जो कहते हैं काउंसलर। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था परामर्श। अगर जो लोग परामर्श नहीं देखे हैं, अगर परामर्श के बारे में नहीं जानेंगे तो आप परामर्शदाता के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि आप लोग पहले पिछला वीडियो को देख लीजिए, परामर्श के बारे में समझ लीजिए, परामर्श किसे कहते हैं। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे, परामर्शदाता को देखेंगे, तो दोस्तों आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हम आपको परामर्श के बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं। बस थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परामर्शदाता आराम से समझ जाएंगे। देखिए, तो थोड़ा सा हम आपको परामर्श के बारे में बताते हैं। क्या है दोस्तों? थोड़ा सा बताते हैं कि परामर्श हमारा क्या होता है। ठीक है, तो परामर्श हमारा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो परामर्श मीन्स होता है दोस्तों राय लेना, सलाह लेना, मशवरा लेना, सुझाव लेना। ठीक है, जब हम किसी से राय लेते हैं, सलाह लेते हैं, सुझाव लेते हैं, मशवरा लेते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? परामर्श कहलाता है। अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा तो पिछले वीडियो को आप लोग जाकर देखेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, परामर्श आपको समझ में आ गया। राय लेना, सुझाव लेना, मशवरा लेना, ये सभी हमारे होते हैं परामर्श। और जो व्यक्ति राय देता है, सलाह देता है, सुझाव देता है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों परामर्शदाता। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंसलर किसे कहते हैं। कि जो व्यक्ति हमको राय देता है। अब राय कब देता है? कब राय देता है? जब हम किसी समस्या में, जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमको क्या करना है, तो हम किसी न किसी के पास राय लेने जाते हैं। वो हमको राय देता है, उसी को दोस्तों हम कहते हैं काउंसलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको काउंसलर। चलिए देखिए, क्या होता है, वह व्यक्ति जो सलाह देता है, समझ में आया? जो आपको सलाह देगा वही व्यक्ति दोस्तों क्या कहलाएगा? परामर्शदाता कहलाएगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में क्या है, हमारा विशिष्ट बालक और सामान्य बालक देखा के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यालय के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता होता है, ये जनरली सामान्यता होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर जब परामर्शदाता नहीं होता है तो वहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि बच्चों को परामर्श कैसे देते हैं, और वह शिक्षक बच्चों को परामर्श देता है। ठीक है, बच्चों को क्या करता है? परामर्श देता है, जिससे बच्चे किसी भी समस्या से बाहर आने में सक्षम होते हैं या अपने कार्य को सरलतापूर्वक या आसानी से करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आपका? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। एक सफल परामर्शदाता दोस्तों क्या होता है? तो एक सफल परामर्शदाता, हम शिक्षक के बारे में, हम अगर स्कूल को ध्यान में रखकर चलते हैं, तो एक सफल परामर्शदाता हमारा क्या होता है कि ऐसा परामर्शदाता जो सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र दोनों प्रकार के छात्रों को सलाह देता है, सुझाव देता है, जिससे वह व्यक्ति या वह बच्चा अपने कार्य को सफलतापूर्वक स्वयं से अपने कार्य को या स्वयं से अपने निर्णय को सफलतापूर्वक ले सकता है, तो वही हमारा सफल परामर्शदाता कहलाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सामान्य या विशिष्ट किसी भी प्रकार के छात्र को सलाह देता है और वह छात्र अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है या कर लेता है, वही हमारा सफल परामर्शदाता कहलाता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा सफल परामर्शदाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए कि परामर्शदाता के कार्य क्या क्या होते हैं। तो परामर्शदाता के कार्य क्या क्या हो जाएंगे? परामर्शदाता आप लोग समझ गए होंगे। तो परामर्शदाता के कार्य क्या क्या हो जाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, परामर्शदाता हैं अगर, तो उसका कार्य क्या होगा कि अभिभावकों के साथ बैठकर बाधित बालकों
कि घर से संबंधित समस्याओं को समझना। मतलब कोई बालक है, बाधित है, श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, वाणी बाधित है, इन सभी प्रकार के बालकों को उनकी समस्याओं के बारे में समझना कि उनको किस प्रकार की समस्या है। अब जब वो व्यक्ति समस्या समझ जाएगा तो समझने के बाद उस समस्या के अनुसार उस बालक को सलाह देगा कि आपको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, जिससे आपको आने वाले समय में समस्या नहीं आपके सामने नहीं आएगी। दोस्तों समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिए, हमारा देखते हैं सेकंड वाला क्या दिया है कि विशिष्ट बालकों की मनोवैज्ञानिक जांच करना। अगर बालकों के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए? परामर्शदाता को उनका मनोवैज्ञानिक जांच करना चाहिए और बच्चे के बारे में देखना चाहिए कि बच्चे की क्षमता क्या है और उसके अनुसार बच्चे को सलाह देना चाहिए। आगे देखिए, बच्चे को सलाह किसके अनुसार और क्या देना चाहिए कि बच्चे को व्यवसाय का सलाह देना चाहिए कि बच्चा कौन सा या छात्र कौन सा व्यवसाय संबंधित जानकारी देना चाहिए कि ये व्यवसाय इसके लिए है, ये व्यवसाय कैसा है, उसके बारे में जो है क्या देना चाहिए? जानकारी देना चाहिए। किसके? परामर्शदाता का कार्य क्या क्या होता है। दोस्तों हम परामर्शदाता के कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, तीसरा देखिए, छात्र को व्यवसाय से संबंधित जानकारी देना, ये हो चुका है। आगे देखिए, समस्यात्मक बालकों की सहायता करना। ऐसे बालक जो समस्या उत्पन्न करते हैं उनकी हेल्प करना, जिससे कि वो बाद में समस्या उत्पन्न ना कर सकें। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है परिवार तथा शिक्षालयों के बीच संबंधों को विकसित करना। मतलब दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना देना जिससे कि बच्चे को ना लगे कि हम विद्यालय आए हैं और बच्चा जो हमारा बालक है वो आसानी से स्कूल में घर का माहौल, घर का वातावरण समझे कि वो समझे कि हम विद्यालय में ना है, घर में है, और आसानी से वो बच्चा सीख सके। क्या करे सके दोस्तों? बच्चा वो आसानी से सीख सके। तो ये हमारा होता है परामर्शदाता के कार्य। और देखिए दोस्तों, भविष्य की योजनाओं के निर्माण में बालकों की सहायता करना। बालक ये नहीं डिसीजन ले पा रहा है कि भविष्य में उसको क्या करना है, तो परामर्शदाता को ये बताना पड़ेगा कि बच्चा कैसे निर्णय ले, किस प्रकार के निर्णय ले, ये उसको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना हो। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि छात्रों को रुचियों, योग्यताओं तथा शारीरिक गुणों का मापन करना। मतलब बच्चे के बारे में मापन करना और उसके अनुसार उनको सलाह देना। ये सभी कार्य किसके होते हैं दोस्तों? परामर्शदाता के कार्य होते हैं। इत्यादि के बारे में दोस्तों इसके और ढेर सारे कार्य होते हैं दोस्तों, इसका कोई लिमिट नहीं कितने कार्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके बहुत से कार्य हो। छात्रों को, जैसे कि अगर छात्र हैं, मान लीजिए स्कूल की बात है, स्कूल में छात्र हैं, परीक्षा से डरते हैं, तो परीक्षा के डर को खत्म करना, ठीक है। क्या करना दोस्तों? परीक्षा के डर को खत्म करना, ठीक है। उनको निर्णय देना, उनको सलाह देना कि परीक्षा को कैसे दिया जाता है। कोई बालक मान लीजिए गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको सलाह देना कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और कोई बालक है कि वो स्कूल ही नहीं आ रहा है, उसको सलाह देना कि हाँ बेटा स्कूल आप आओगे तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। तो ये सभी कार्य दोस्तों आपके क्या होते हैं? परामर्श के कार्य होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर हो गया? चलिए आगे देखा जाए तो परामर्श सेवा का क्या महत्व होता है, क्यों हम काउंसलिंग करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो कार्य अगर आप समझ गए होंगे तो आपको इम्पोर्टेंस इसका समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। देखिए, इसका अगर पहला देखें तो एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि कोई बालक है, कोई छात्र है, उसको आप सलाह देंगे कि हाँ आप जो है इतने समझदार हैं, इतने अच्छे हैं, तो बच्चा खुद से अपना मूल्यांकन करके सोचेगा, समझेगा, तो क्या करेगा? खुद से सेल्फ मूल्यांकन या आत्म मूल्यांकन करने के लिए ये प्रेरित करता है। छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायक करता है, क्योंकि आप जैसे आप बच्चा है दो दुविधाओं में फंसा है, या तो ये करेगा, लेकिन आपने इसके बारे में बताया कि इसको करने से आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको करने से फ्यूचर में क्या फ़ायदा मिलेगा, दोनों के बारे में आपने बता दिया। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं या आपके यहाँ सामने कोई बच्चा है जो क्लास 8th पास कर गया हो और 9th में एडमिशन लेना हो और आपसे पूछे कि सर हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए,
आप हमको साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या अदर सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो आप जो है अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार उस बच्चे को बताएंगे कि दोनों इन सब्जेक्ट को, इन विषय को पढ़ने से आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, आपके फ्यूचर के लिए क्या फ़ायदे होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो आप जब उसको बता ले जाएंगे तो वो बच्चा, वो छात्र निर्णय आसानी से ले लेगा। ठीक है, तो छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायक होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखें कि छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिल्कुल सही है कि बच्चों को अगर शिक्षा लेने में नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो वहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे देखिए, व्यवसाय उनको चुनने में समस्या हो रही है तो मार्गदर्शन से क्या हो जाएगा, व्यवसाय या परामर्श से व्यवसाय वो चूज कर सकते हैं अपने अनुसार। आगे देखिए, व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए कि शिक्षा अधिकारियों के पाठ्यक्रम में सुधार करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब कोई अधिकारी हो, ठीक है, वो मतलब अगर पाठ्यक्रम उनके लायक नहीं है दोस्तों, तो वो अगर आप उनसे परामर्श लेंगे, आपको किस प्रकार की समस्या आ रही है, पाठ को सीखने में समस्या किस प्रकार की आ रही है, उनसे परामर्श लेंगे, उनसे आप पूछेंगे, राय लेंगे, तो वो बच्चे बताएंगे हमको इस प्रकार की समस्या है। तो ये परामर्शदाता को मालूम हो जाता है और वो परामर्शदाता शिक्षा अधिकारी को बताएगा, जिससे उनके पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ सुधार करके उनके सीखने के अनुसार उस पाठ्यक्रम को बनाया जाएगा। दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा आपको दोस्तों परामर्श सेवा का महत्व क्या क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, परामर्श क्या होता है दोस्तों, परामर्शदाता क्या होता है। ठीक, परामर्श दोस्तों पिछली वीडियो में पढ़े थे। परामर्शदाता क्या होता है, परामर्शदाता का क्या होता है दोस्तों, महत्व क्या होता है, परामर्शदाता क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं परामर्श सेवा का महत्व पढ़ रहे हैं। ठीक है, परामर्शदाता के कार्य और परामर्श सेवा का महत्व। दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं परामर्शदाता के गुण। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमने लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको आपको समझाएंगे ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परामर्शदाता के गुण, परामर्शदाता के कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले परामर्शदाता के गुण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। तो परामर्शदाता के गुण के बारे में देखें तो परामर्शदाता को सबसे पहली बात कि आपको कौन परामर्श दे सकता है, बताइए आपको परामर्श कौन दे सकता है। तो परामर्श वही व्यक्ति दे सकता है जो आपसे ज़्यादा क्या हो, नॉलेज हो, जिसके पास आपसे ज़्यादा क्या हो, ज्ञान हो। क्या हो दोस्तों, ज्ञान हो। सबसे पहली बात है जिसके पास आपसे ज़्यादा ज्ञान हो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि परामर्शदाता ऐसा होना चाहिए कि जिस पर हमको पूरा ट्रस्ट हो, जिस पर भरोसा हो। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कुछ परामर्श लेना है, ऐसी बातें बतानी है, कुछ सीक्रेट बात, बहुत लोगों को सीक्रेट बात होती हैं, आप लोगों को होती हैं। तो मान लीजिए आपको सीक्रेट बात बतानी है तो आप अपने दोस्त से बताएंगे जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट रहेगा, जो आपको राय एडवाइस दे सकेगा उससे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, उसके बारे में पूरा उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, जिससे कि आप उसको समस्याएं अपनी बता सकें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपने अगर मान लो कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी समस्या बताई जो उसका हल नहीं बता सकता है, तो क्या फ़ायदा। तो परामर्शदाता के गुण क्या होना चाहिए, पहला गुण होना चाहिए कि परामर्शदाता को क्या समस्या अगर उसके सामने कोई रहे, कोई व्यक्ति बताए कि हमको इस प्रकार की समस्या है, तो उससे मुक्ति होने के उपाय बताना चाहिए। परामर्शदाता का पहला गुण होना चाहिए। ठीक है, दूसरा गुण क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर इसको अपने से लिखेंगे दोस्तों तब भी लिख ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्या होना चाहिए कि बच्चों को मतलब है कि क्या होना चाहिए कि उनके समस्या के अनुसार, जैसे उनकी किस प्रकार की समस्या है, समस्या को सुन करके उनकी समस्या के अनुसार उनको सुझाव देना चाहिए। मतलब उनको ऐसा ना आप हल दें कि मतलब मान लीजिए पहला तो आपने उनको हल दे दिया, दूसरा उनको ऐसा ना आप सुझाव बताएं कि बच्चा अगर कर रहा है तो उसको मतलब उसको समझ में ना आए, आप ऐसा परामर्श दे दें समझ में ना आए।
तो बच्चे के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। परामर्श क्या होना चाहिए, बच्चे के या किसी व्यक्ति के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों परामर्शदाता के गुण होते हैं। इसके बारे में दोस्तों आप अपने से लिख सकते हैं। अगर परामर्शदाता को आप समझ गए होंगे तो आप अपने से लिख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा अगर आप समझ लिए होंगे तो लिख ले जाएंगे। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लेकर आता रहूँगा। दोस्तों आगे देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है कि मार्गदर्शन एवं परामर्श में संबंध क्या होता है। मार्गदर्शन मतलब होता है गाइडेंस, और परामर्श मतलब होता है काउंसलिंग, और दोनों में क्या संबंध होता है। सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं, एकदम बहुत मजा आएगा दोस्तों इसको समझने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है मार्गदर्शन में और परामर्श में। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर होता है, वैसे संबंध होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। तो मार्गदर्शन और परामर्श में क्या संबंध होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना दोस्तों क्या कि मार्गदर्शन क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि हमारा मार्गदर्शन, ठीक है। अब देखिए मार्ग मतलब दिख रहा होगा रास्ता, और दर्शन मतलब दिखाने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको रास्ता दिखा देता है वह व्यक्ति मार्गदर्शन आपका करता है। समझ में आ गया यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति जो आपको रास्ता दिखा देता है, मार्गदर्शन आप समझ रहे हैं कि रास्ता दिखाना, तो रास्ता दिखाना हमारा क्या हो जाएगा, मार्गदर्शन कहलाएगा। लेकिन मार्गदर्शन दोस्तों क्या होता है, इसको आप सामूहिक दे सकते हैं, ठीक है। सामूहिक जैसे मान लीजिए किसी को मार्गदर्शन समूह में भी रह करके दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श को सामूहिक नहीं दे। परामर्श मतलब जैसे आपकी कोई सीक्रेट बात है, आपको किसी से सलाह लेनी है, ठीक है, तो आप किसके पास जाएंगे, किसी एक के पास जाएंगे। आप अकेले रहेंगे, जिससे कहेंगे वो भी अकेला रहेगा, दो लोग रहेंगे, वो आपको कोई कुछ सलाह देगा, कुछ सुझाव देगा, और उस पर आपका उस कार्य को आप करेंगे। लेकिन मार्गदर्शन में क्या होता है दोस्तों, ये सामूहिक होता है। मतलब जैसे मान लीजिए पूरी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो एक शिक्षक आया, सबको एक मार्गदर्शन गाइडेंस दे दिया, और उसके ऊपर सभी बच्चे कार्य करने लगे। तो मार्गदर्शन हमारा क्या होता है, सामूहिक होता है। और दोस्तों मार्गदर्शन और परामर्श में ये अंतर होता है कि अगर मार्गदर्शन के बारे में देखें तो मार्गदर्शन दोस्तों क्या है कि इसमें हम किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति के बारे में इतना हमको जानकारी नहीं लेना है। मतलब कि अगर हम उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, या कुछ भी ट्रस्ट नहीं है, तो भी हम उसका मार्गदर्शन मान सकते हैं। नहीं समझे दोस्तों, ठीक है। मार्गदर्शन में हम व्यक्ति के बारे में अगर कुछ भी नहीं जानते तो भी उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन परामर्श हम किससे लेंगे, जिसके बारे में अच्छे से हम उसके बारे में जानते हैं, अच्छे से उसके बारे में समझते हैं, जिसके ऊपर ट्रस्ट है या हमको विश्वास है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर समझ आ गया। परामर्श मतलब हो जाएगा अपना सीक्रेट बात किसी से बताना, तो सीक्रेट बात किसी एक ही लोगों से बताओगे, ठीक है। और मार्गदर्शन मतलब होता है कोई भी बात नॉर्मली किसी बता देना, तो नॉर्मली मतलब सबसे बता दोगे। तो देखा जाएगा तो दोनों में दोस्तों थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। आप लोग उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए परामर्श में परामर्शदाता क्या होता है। अगर परामर्श देखा जाए तो इसमें दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन मार्गदर्शन में क्या होगा, एक व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा है और यहाँ ढेर सारे व्यक्ति खड़े हैं, उन सबको एक साथ उनका गाइडेंस कर दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए अगर तो परामर्श और मार्गदर्शन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि क्या है, वही मार्गदर्शन में क्या हो जाएगा आपका, मतलब किसी से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन परामर्श में क्या होता है कि आप जो है ऐसे व्यक्ति से लेंगे जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, गोपनीयता हो, आपसी समझ हो, इससे ले सकते हैं। तो यही थोड़ा सा अंतर होता है, नहीं तो लगभग दोस्तों सभी सेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर देखा जाए हमारा समावेशी शिक्षा में, तो मार्गदर्शन और परामर्श क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे स्टूडेंट एक आया, एक बच्चा आया, तो उसको हमको उसका मार्गदर्शन भी देना है और उसको परामर्श भी देना है, ठीक है। तो हमारे अगर देखा जाए समावेशी शिक्षा मतलब शिक्षक की दृष्टि से, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। आप उम्मीद है वहाँ तक समझ गए होंगे, जो हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए परामर्श के रूप क्या प्रकार, मतलब परामर्श कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि परामर्श के रूप या परामर्श कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए परामर्श हमारे होते हैं दो प्रकार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परामर्श होते हैं दो प्रकार के। पहला देखिए क्या है, संकटाकालीन परामर्श। संकटाकालीन मतलब होता है कि टाइम ऑफ क्राइसिस, मतलब ऐसा परामर्श जो संकट के समय होता हो। संकट मतलब एकाएक आपके ऊपर कोई घटना घटित हो जाए आपके साथ, और जो व्यक्ति आपको उस समय कोई सलाह दे, कोई सुझाव दे, उसी को हम दोस्तों पर संकटकालीन परामर्श कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई हादसा हो गया, अब हादसा होने के बाद आधे लोगों का दिमाग नहीं काम करता है, कोई आकस्मिक विपत्ति आ गई, कोई रोग बहुत बड़ा हो गया आपको, कोई झगड़ा फसाद हो गया, अगर मान लीजिए या तो आप परीक्षा में फेल हो गए, मान लीजिए कोई आपने परीक्षा दिया, खूब मेहनत करके परीक्षा दिया, आप फेल हो गए, ठीक है, तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, मतलब बहुत ढेर सारी घटनाएं अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं हो गई जो एकाएक संकट आपके साथ आ गया, संकट आ गया, तो दोस्तों इसके समय में जो व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति होगा दोस्तों, आप भी होंगे या हम ही होंगे, उनका क्या होगा दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों डाउन हो जाता है। जैसे हम हैं तो अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा तो दिमाग ही नहीं काम करेगा दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस काल में, इस परिस्थिति में जो परामर्श दिया जाता है, उसी परामर्श को दोस्तों हम कहते हैं संकटाकालीन परामर्श। ठीक, संकटकालीन परामर्श। ठीक है, समझ में आया कि जो हादसा, आकस्मिक विपत्ति, रोग, झगड़ा फसाद, कोई एग्जाम दिए उसमें फेल हो गए, और कोई ऐसा घटना हो गया जो एकाएक हो गया, अनहोनी घटनाएं हो गई, तो इन सभी के समय में व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, व्यक्ति का व्यवहार असामान्य सा हो जाता है दोस्तों। आप ही के साथ ऐसी घटना हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा हमको करना क्या है दोस्तों। अगर आपको साथ ऐसी घटना हो जाएगी, उस समय में जो आपको एडवाइस देगा, राय देगा, सुझाव देगा, उसी को दोस्तों हम कहते हैं संकटाकालीन परामर्श। समझ आया आपको? आगे देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, उपचारात्मक परामर्श। अब देखिए उपचारात्मक परामर्श क्या होता है। अब उपचारात्मक परामर्श का मतलब हो जाएगा कि उपचार करना, मतलब समस्या हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि बच्चा है, शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी के सामने समस्या आ गई, क्या शिक्षण से संबंधित समस्या, व्यवसाय से संबंधित समस्या, या व्यक्तिगत संबंधित समस्या, कोई समस्या आ गई या किसी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो उसके बारे में जानना और उस समस्या को समाधान के बारे में बच्चे को परामर्श देना, यही दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। समझ में आया? उपचारात्मक परीक्षण आपको क्या समझ में आ गया? तो उपचारात्मक परीक्षण में क्या होता है कि हम जो है बच्चे को उस समस्या के बारे में बताते हैं कि कैसे वो व्यक्ति उसका उपयोग करेगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे उस समस्या से व्यक्ति बाहर आ जाएगा, या उस समस्या से व्यक्ति बाहर आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं दोस्तों उपचारात्मक परीक्षण। समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर हो गया होगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा दोस्तों नैतिक परामर्श। अब दोस्तों नैदानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श से लिखा है निदान। निदान मतलब होता है कोई बीमारी, रोग हो गया हो कि, ठीक है, उसका हल, उसका दोस्तों जैसे कोई रोग हो गया हो, उसका निदान होने से संबंधित, जो समस्या का समाधान खोजने से संबंधित है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों नैदानिक परामर्श। ये दोस्तों पहले से लगभग हमारा है संकटाकालीन, लेकिन नैदानिक में थोड़ा सा दोस्तों अंतर होता है। नैदानिक परामर्श में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई समस्या है, ठीक है, या उसका उपचार है, या संकट है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, व्यक्ति बीमारियों से दूर कैसे रहे, मतलब उसके बीमारियों से संबंधित, उसके हेल्थ से संबंधित जब आप किसी परामर्श के बारे में बताएंगे, किसी रोग का निदान कैसे कर सकते हैं, बुरी आदतों, बुरी संगतों का से कैसे आप बाहर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बुरी संगति का, कोई बालक है, बच्चा है, वो बुरी संगति पड़ गया है, बुरी आदतें लग गई हैं, उससे कैसे बाहर आ सकता है, इन सभी को परामर्श जो आप देंगे उसको नैदानिक परामर्श कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निदान से संबंधित है। आगे देखा जाए रचनात्मक परामर्श किसे कहते हैं। अब देखा जाए हमारा आ जाएगा नया टॉपिक, रचनात्मक परामर्श, फॉर्मेटिव काउंसलिंग। अब देखा जाए फॉर्मेटिव काउंसलिंग, रचना करने से जो हमारे परामर्श होते हैं, जैसे कि ऐसा परामर्श, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, शिक्षार्थी है, उसको कोई भी
कार्य करने में, रचनात्मक कार्य करने में मज़ा आ रहा है, कोई चीज़ बनाने में, कोई चीज़ सृजन करने में उसको मज़ा आ रहा है, तो आप उसको एडवाइस देंगे, आप उसको राय देंगे कि वो बच्चा, वो व्यक्ति या वो बच्चा उस कार्य में कितना आगे जा सकता है और कितना अच्छा कर सकता है, उसके बारे में उसको और मोटिवेट करेंगे और समझाएंगे दोस्तों। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों आपका रचनात्मक या सृजनात्मक आपका परामर्श। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप लोग लिख ले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए परामर्श की विधियां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। परामर्श की विधियां, तो परामर्श की विधियां हमारे 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है? 3 होती है। पहला देखो क्या होता है दोस्तों, इसमें पहला होता है निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा होता है अनिर्देशात्मक परामर्श। क्या होता है? अनिर्देशात्मक परामर्श। और तीसरा होता है हमारा समन्वित परामर्श। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। अभी तक दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ कमी हो दोस्तों तो आप हमको कमेंट में जरूर कमेंट करिए, कमेंट में लिख करके बताइए सर जी क्या कमी है और कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास शुरू किया जाए, क्योंकि ये हमारा 2-3 दिन में इसको हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, आपका समावेशी शिक्षा। इसमें कुछ पार्ट आपका बचा है दोस्तों, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी लेनी है उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो दोस्तों, दिल से मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए, आपकी सफलता के लिए। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो जाए, उनको भी समझ में आ जाए, ये डिस्कशन उनको भी समझ में आ जाए कि कोई भी चीज़ उनको रटने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, समझने की। दोस्तों मैं सोचता हूँ कोई भी चीज़ की समझ करके अगर उसको आप करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, रटाने की कोशिश नहीं करता हूँ। रटने के लिए आप रट जाएंगे दोस्तों। आप मेरे यहाँ इसलिए आते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ उसको सरल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त हो तो उसके पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि रटने से कोई चीज़ें भूल जाती हैं और समझने से चीज़ें याद रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।